हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे सॉल्व करने वाले हैं और ये लेटेस्ट पेपर है आपका। ये हुआ था आई थिंक मार्च 2026 का। तो इसे हम सॉल्व करेंगे एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए। ये पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एमपी जीके, ट्राइब्स, आईसीटी, करंट अफेयर्स, इनके शानदार क्वेश्चन देखने मिलेंगे। ट्राइब्स के तो बहुत प्यारे क्वेश्चन आए, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। तो ये पेपर एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आता है, जेन्युइनली पसंद आता है, तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में कोल जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में कोल जनजाति मेनली आपके बघेलखंड रीजन में देखने मिलेगी। बघेलखंड रीजन में कौन सा जिला आता है इसमें से? झाबुआ आता है क्या? नहीं। पश्चिमी निमाड़ नहीं। धार नहीं। बचा क्या? केवल रीवा। आइए रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब कहाँ कहाँ निवास करती है? तो सहरिया ट्राइब मेनली मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, इस रीजन में। मध्य प्रदेश का पश्चिम भाग भील ट्राइब। मध्य प्रदेश का बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, यहाँ आपको कोरकू ट्राइब देखने मिलेगी। छिंदवाड़ा, पातालकोट, यहाँ आपको भारिया ट्राइब। हलबा, बालाघाट, बालाघाट में हलबा ट्राइब। फिर आपको बघेलखंड रीजन में कोल ट्राइब। शहडोल, मंडला, उमरिया, बेगा ट्राइब। नर्मदा वैली, गोंड ट्राइब। ठीक है, तो ये मेनली आप ध्यान रखिएगा एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में नहीं है? अब यह देखिए कितना डीप में जाके क्वेश्चन पूछा है, यूनिट 10 से। ठीक है, तो यूनिट 10 का आप ये क्वेश्चन देखोगे, ट्राइब से संबंधित ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2026 में डेफिनेटली आएंगे। तो जो अनुसूचित क्षेत्र है, फिफ्थ शेड्यूल अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 1 के तहत घोषित किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी इन्होंने ये सब न पूछ के क्या पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र पूर्ण रूप से एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो जो अनुसूचित क्षेत्र है देश भर में देखें तो 10 जिलों में अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश के 5 जिले पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के तहत आते हैं, जबकि कुछ जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के तहत आते हैं। ये आंशिक रूप से, आंशिक और ये पूर्ण रूप से। अब यहाँ से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आता है? नहीं पूछा गया है। झाबुआ आता है, मंडला आता है, डिंडोरी आता है, बैतूल आंशिक रूप से आता है, ना कि पूर्ण रूप से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में जाके अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। अब ये जो पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जो जिले आते हैं उसकी ट्री के बैड, माझा, माझा आपने पिया होगा, मैंगो का बनता है। तो बी से हो जाएगा आपका बड़वानी, ए से हो जाएगा अलीराजपुर, डी से हो जाएगा डिंडोरी, म से हो जाएगा मंडला और झा से हो जाएगा झाबुआ। ठीक है, अब ये आप नहीं भूलोगे और ये आंशिक रूप से आते हैं तो इसे भी आप दे सकते हो। देखिए, हो सकता है एमपीपीएससी क्या गेम करे, मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को और टफ कैसे बनाया जा सकता है, यदि मैं सेट करता पेपर तो या बैतूल को हटा देता और यहाँ लिख देता धार, तो यहाँ आपको गेस वर्क करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता। आप कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं गेस वर्क में, ये काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी हो सकता है कि एग्जाम में धार यहाँ पे फ्रेम करके क्वेश्चन इस प्रकार से बना दे। तो हमें पांचों जिले भी पता है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर था बैतूल था, ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए फिर से बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके क्वेश्चन पूछा गया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का है। तो इसके अंतर्गत ये पूछा गया है कि व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदान किए जाने की अधिकतम सीमा क्या है? अधिकतम कितनी भूमि दी जा सकती है? 4 हेक्टेयर। आप फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ोगे 2006 का, जो कि लागू हुआ था 2008 में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसका सेक्शन 4 सब क्लॉज 6 पढ़ोगे तो उसमें मेंशन है नो केस एक्सीड एन एरिया ऑफ 4 हेक्टेयर। ठीक है, फिर से ट्राइब से संबंधित क्वेश्चन है और
अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 244 एक के तहत किस अनुसूची में राज्य के किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान किया गया है? तो 5th शेड्यूल। मैंने 2 वीडियो अपलोड किए, जिसमें एक वीडियो में मैंने पूरे अमेंडमेंट करा दिए आपको और एक वीडियो में पूरे आर्टिकल करा दिए। यदि आपको सेपरेट वीडियो चाहिए शेड्यूल्स के लिए तो आप बताइएगा, उसमें भी वे वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, तो इनमें क्या डिफरेंस है आइए जानते हैं। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल। आर्टिकल की बात करें 5वीं अनुसूची की तो 244 सब क्लॉज 1। 6वीं अनुसूची की बात करें तो उसका आर्टिकल है 244 सब क्लॉज 2। अब देखिए, ये एप्लीकेबल है शेड्यूल एरिया के लिए, जबकि ये एप्लीकेबल है ट्राइबल एरिया के लिए। शेड्यूल एरिया 10 राज्यों में इसे लागू किया गया है, जबकि जो ट्राइबल एरिया है 4 राज्यों में लागू किया गया है। ठीक है, तो 4 राज्य कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये 10 राज्य की लिस्ट आप देख लीजिएगा, इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। फिर राज्य के माध्यम से केंद्र और राज्य का नियंत्रण होता है इस पे। इसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाता है। लेटेस्ट एक एग्जाम हुई थी एमपीपीएससी की, उसमें ये पूछ लिया गया था कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन 5वीं अनुसूची के तहत होता है और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और एडीसी में कितने मेंबर्स होते हैं तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ। ठीक है, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए। टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो कि 5th शेड्यूल में बनती है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो कि 6th शेड्यूल एरिया में बनती है, जिसमें 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें कितने मेंबर्स हो गए कमेंट बॉक्स में आप बताइए तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर बताओ आपको। चलो आंसर ही बता देता हूँ। टीएसी ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें कितने मेंबर्स हैं तो इसमें 20 मेंबर हैं और इसमें से भी 20 मेंबर से 20 मेंबर में से 3/4 विधानसभा, अर्थात इसमें से कुल 20 सदस्य होते हैं और जिनमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3/4 विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व होते हैं ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में। 3/4 कितना हुआ? 20 का 3/4 कितना हुआ? 3/4 अर्थात 15। ठीक है, तो 20 में से 15 मेंबर राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व वाले होते इसमें ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में। अब बात कर लेते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6th शेड्यूल, अनुच्छेद 244 सब क्लॉज 2। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं तो इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और इसमें से भी 4 मेंबर अपॉइंट करते हैं गवर्नर 5 साल के लिए, अर्थात 26 + 4। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में देखिएगा, इससे एमपीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। बेगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार बिद्री किस माह में मनाया जाता है? अब हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाए कि बिद्री त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बेगा, कोरकू, भील, सहरिया, इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो अच्छे से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके जाना है। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बेगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बिद्री किस माह में मनाया जाता है? बिद्री मेनली बारिश के लिए की जाने वाली पूजा है, बिद्री पूजा। अब देखिए, आपको केवल इतना पता होता है कि बिद्री बारिश से संबंधित है, तो बारिश वाले कौन से मंथ थे तो ज्येष्ठ, आषाढ़। आपको पता होगा मार्च को बोलते हैं चैत्र, फिर उसके बाद आता है वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो वहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे। मेनली मध्य प्रदेश में वर्षा किस मंथ में होती है तो आप देखोगे मई जून के समथिंग, मई जून, अर्थात मानसून आता है मई जून में। 15 जून बोलते हैं ना, 15 जून। मई, जून, जुलाई, अगस्त तक वर्षा चलती है, तो ज्येष्ठ, आषाढ़। इंडियन कैलेंडर आप कर लीजिएगा याद, हो सकता है कि वहाँ से कोई क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा भगोरिया त्यौहार, भगोरिया भील ट्राइब में जो भगोरिया फेस्टिवल होता है किस हिंदू कैलेंडर में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ले लीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, आप ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। बेगा जनजाति का बिदरी त्यौहार ज्येष्ठ आषाढ़ माह में जून में फसल बुवाई से पहले मनाया जाता है और एक यह प्रमुख कृषि पर्व है। और कृषि पर्व क्यों है? क्योंकि कृषि के लिए वाटर की अति आवश्यकता होती है, बारिश की अति आवश्यकता होती है, जो अच्छी पैदावार और फसलों की सुरक्षा की कामना के लिए किया जाता है। बिद्री फेस्टिवल। मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति है। गणपूर्ति कितनी होती है? 1/10। तो मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा सीट कितनी है? 230। इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 23। गणपूर्ति से संबंधित आर्टिकल बताइएगा। विधानसभा से संबंधित जो कोरम के लिए आर्टिकल है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पार्लियामेंट के लिए जो कोरम का आर्टिकल है वो है आपका अनुच्छेद 100। ठीक है, इसका आंसर मैं आगे वाले क्वेश्चन में दूंगा, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुख्य सचिव से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं एमपीपीएससी में, तो आप पूरी लिस्ट कवर कीजिएगा कि इसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, सबसे छोटा कार्यकाल। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एमपीपीएससी पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश राज्य के दूसरे मुख्य सचिव कौन थे? आरसीपी नरोना। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? एचएस कामत। फर्स्ट पूछ लिया जाए, एच.एस. कामत। सेकंड आरसीपी नरोना। सबसे लंबा कार्यकाल, तो लंबा कार्यकाल भी एचएस कामत जी का रहा है। ठीक है, एचएस कामत, और यह हो चुका है पीवाईक्यू। आरसीपी नरोना, इनके बारे में जान लेते हैं। और इन्हीं के नाम पर भोपाल में एकेडमी भी है, आरसीपी नरोना प्रशासनिक एकेडमी। जो आरसीपी नरोना प्रशासनिक एकेडमी है 1966 में भोपाल में स्थापित होती है, जब उसका नाम होता है लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान। 1975 में इसका नाम चेंज करके मध्य प्रदेश प्रशासन अकादमी कर दिया जाता है, और 2001 में फिर से नाम चेंज करके आरसीपी नरोना प्रशासनिक अकादमी रख दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आरसीपी नरोना मध्य प्रदेश के सेकंड मुख्य सचिव रहे हैं। प्रेजेंट में कौन है? 35th क्रम के, तो अनुराग जैन जी। ठीक है, फिर से देखिए कितना डीप में जाके एमपीपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रावधान करने का अधिकार किसे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानसभा। यहाँ से आप देख सकते हैं इन मध्य प्रदेश, एक मिनट रुकिए। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इन मध्य प्रदेश द अथॉरिटी टू मेक अ प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इंक्लूडिंग द अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन ऑफ इट्स चेयरपर्सन इज वेस्टेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। जिला योजना समिति, क्या यह कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो यस, ये मेंशन है 243 ZD में। और मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम भी है 1995 का। यह एक्ट भी पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 19 मई 1995 को पारित हुआ था। और इसमें से एक मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि जिले के प्रभारी मंत्री को ही जिला योजना समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ अध्यक्ष का मेंशन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और प्रभारी मंत्री तब तक जिला योजना समिति के अध्यक्ष होंगे जब तक वे राज्य सरकार में मंत्री है। तो ये भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कमीशन का, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश के सभी कमीशन एक ही वीडियो में कवर करा है। स्ट्रक्चर क्या है, कितने मेंबर्स होते हैं, अपॉइंट कौन करता है, त्यागपत्र वो किन्हें देते हैं, और प्रेजेंट में कौन है, इतना डिटेल में सभी आयोग मैंने कवर करा है, उसे आप ज़रूर जाके देखिए। कुछ दिन पहले अपलोड किया था वीडियो। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन 1998 में किया गया था। तो यस, 1998 में किया गया था, आई थिंक 23 मार्च 1998 में। इसे राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 के अंतर्गत बनाया गया था। यस, एक्ट 1995 का आयोग का गठन हुआ था 1998 में। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। वैसे ही नेशनल वुमेन्स कमीशन एक्ट की बात करें तो 1990 का है, और गठन होता है 1992 में।
यहाँ से आप देख सकते हो मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण आयोग है, बोर्ड है, यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 1994 का है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 1956 में गठन हो गया था। अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग 29 जून 1995। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 का। मानव अधिकार आयोग 13 सितंबर 1995। महिला आयोग 23 मार्च 1998, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। बाल संरक्षण आयोग 2007 का है। सूचना आयोग 5 का है। फिर आपका खाद्य संरक्षण आयोग 2017 का है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त एक्ट है 1981 का, गठन हुआ था 1982 में। अल्पसंख्यक आयोग 1996 का है। वित्त आयोग 1994 का है। ठीक है, इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखिए, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। निर्वाचन आयोग 1994 और आपका मानव अधिकार आयोग 1995, महिला आयोग 1998। पेशा एक्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पेशा एक्ट मध्य प्रदेश पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम ये ओरिजिनल जो एक्ट है 1996 का है, जिसे मध्य प्रदेश में 2022 में लागू किया गया था। तो किस तिथि से लागू किया गया था? 15 नवंबर 2022। आइए पेशा एक्ट के बारे में जान लेते हैं। एक फैक्ट ये हो गया, 1996 का एक्ट है। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था? दिलीप सिंह भुरिया कमेटी। और जो दिलीप सिंह थे वो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से ही है, झाबुआ। इनका आपने स्टेटमेंट सुना होगा, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। और पेशा एक्ट की हम चर्चा कर लेते हैं। पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में, जैसा कि यहाँ मेंशन है, 15 नवंबर 2022 में लागू हुआ और ये मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर हो चुका है। पूरे 89 विकास खंडों में यह एक्ट लागू है। और यदि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेशा एक्ट पूर्ण रूप से कितने जिलों में लागू है, तो पूर्ण रूप से 5 जिलों में लागू है। ठीक है, और आंशिक रूप से 15 जिलों में। और करंट अफेयर से यदि यहाँ से क्वेश्चन बनना है तो एक क्वेश्चन बन सकता है, राज्य स्तरीय पेशा महासम्मेलन। महासम्मेलन हुआ था 2025 में। कहाँ हुआ था? उमरिया में हुआ था, पाली ग्राम में। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, जून 2025 में हुआ था राज्य स्तरीय पेशा महासम्मेलन, उमरिया पालीग्राम, जून 2025 में। आईसीटी का क्वेश्चन, तो यहाँ आपने देखे होंगे ट्राइब्स के कितने अच्छे शानदार क्वेश्चन पूछे गए। लिस्प प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो ये लिस्प क्या है? एक एआई लैंग्वेज है। लिस्प वॉज क्रिएटेड बाय जॉन मैकार्थी इन 1958। जॉन मैकार्थी। फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिस्प स्टैंड्स फॉर लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज। फिर से आईसीटी का क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन भर भर के पीवाईक्यू हो चुके हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किस प्रमुख घटक का उपयोग किया गया है? वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में क्या यूज होता था? तो ट्रांजिस्टर। आइए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम कवर कर लेते हैं, फिर जो भी क्वेश्चन बने सभी आप टैकल कर पाओगे। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, हो सकता है आने वाले एग्जाम में थर्ड जनरेशन पूछ लिया जाए, तो थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल का मुख्य तत्व नहीं है? नेटवर्क प्रोटोकॉल के मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं, जिसमें सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और टाइमिंग शामिल है। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और टाइमिंग शामिल है, नहीं पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और टाइमिंग क्या है, यहाँ से आप पॉज करके देख सकते हो। ये की लॉगर पीवाईक्यू और वो भी मल्टीपल टाइम। की लॉगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? टाइपिंग गति बढ़ाना, उपयोगकर्ता द्वारा दबाए गए की स्ट्रोक की रिकॉर्ड करना। ये हो जाएगा आपका करेक्ट।
उपयोगकर्ता द्वारा दबाए गए की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करना, ठीक है। और ये आपकी जो भी पासवर्ड वगैरह है उसकी चोरी कर लेता है की लॉगर। ये एक प्रकार का हैकिंग टूल है, ठीक है, जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल, ये सभी चुरा लेता है की लॉगर, जो भी आप की प्रेस करते हो कीबोर्ड पे उसके माध्यम से। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी आप प्रिपेयर करके नहीं जा सकते, ये हो जाते कॉमन सेंस के क्वेश्चन। पढ़िए, आंसर आपको स्वयं ही समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी डिजिटल हस्ताक्षर तभी जारी कर सकता है जब वह आयकर नियम के तहत पंजीकृत हो, जरूरी नहीं है। कंप्यूटर हार्डवेयर बेचती हो, जरूरी ये भी नहीं है। वह एक साइबर सुरक्षा कंपनी का मालिक हो, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके पास भारतीय आईटी अधिनियम 2000 की धारा 24 के तहत लाइसेंस होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कॉमन सेंस का यूज़ करना है हमें। डिजिटल हस्ताक्षर में आयकर नियम से क्या संबंध है इसका, हार्डवेयर बेचती हो नहीं बेचती हो इससे भी क्या संबंध है, साइबर सुरक्षा कंपनी का मालिक हो ना हो तो नहीं होगा क्या। तो इस प्रकार से कॉमन सेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एमपीपीएससी प्री में रिपीट हो जाए। झिंझरी के प्रागैतिहासिक शैल चित्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। झिंझरी के जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र है वो कटनी जिले में आपको मिलेंगे, जहाँ चट्टानों पर लगभग 14 बड़े रंगीन शैल चित्र मौजूद है। इन चित्रों को 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है, मध्यपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी संवंत का प्रारंभ कब माना जाता है। थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। कलचुरी संवंत का प्रारंभ 248-249 ईस्वी में माना जाता है, यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। कलचुरी संवंत की शुरुआत 248-249 ईस्वी में हुई थी। यह मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता था। 5वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक के शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है। इसके प्रवर्तक की बात करें तो आभिर राजा ईश्वर सेन को इसका प्रवर्तक माना जाता है। उपनाम इसे चेदी संवंत या आभिर संवंत भी कहा जाता है, ठीक है। फैक्ट रिपीट हो सकता है। प्रवर्तक कौन है, तो आभिर वंश के राजा ईश्वर सेन को इसका प्रवर्तक माना जाता है कलचुरी संवंत का, 248-249 ईस्वी। उच्चकल वंश का शासन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में रहा है, सतना जिले में। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन देखिए, उच्चकल वंश मध्य प्रदेश के सतना जिले में लोकेटेड रहा था। ये एक प्राचीन शासक वंश था जो गुप्त साम्राज्य के अधीन सामंत के रूप में कार्य करता था। इनकी राजधानी उच्चकल आधुनिक रूप से उछरा या सतना जिला थी। ठीक है, इसके अलावा जो जो आपको डायनेस्टी कवर करने चाहिए प्री के लिए, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए। तो देखिए, ओलिकर डायनेस्टी मंदसौर, ये एक आपको कवर करनी है। फिर कारदामक वंश, गर्दभिल उज्जैन वाला क्षेत्र है आपका, नागवंश ग्वालियर रीजन, परिव्राजक, उच्चकल, मेघ, शैलवंश, मेकल, पांडव वंश, तो ये सभी आप कवर कीजिएगा। परिव्राजक भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। यह उच्चकल पूछा गया है यहाँ पे। परिव्राजक है आपका बुंदेलखंड के पन्ना क्षेत्र में। नरवर के यजुपाल वंश का संस्थापक कौन थे, तो इतना डिटेल में मुझे भी इसका नॉलेज नहीं था। नरवर के यजुपाल राजवंश का संस्थापक चाहड़ थे। यहाँ से आप देखिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। याजपाल राजवंश 13वीं शताब्दी में नरवर के क्षेत्र में चाहड़देव ने याजपाल राजवंश की स्थापना की थी, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष करते हुए अपनी स्वतंत्रता कायम रखी थी। रानी दुर्गावती ने किस संत से दीक्षा ली थी। अब इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डीप में हो जाते हैं। रानी दुर्गावती जी की 2024 में 500वीं जन्म जयंती मनाई गई है, ध्यान रखिएगा। रिपीटेडली इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे।
अब प्रेजेंट में 2025 में 300वीं जन्म जयंती मनाई गई थी देवी अहिल्याबाई जी की। तो इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। और एक पेपर में मैंने देखा था इनका बर्थ डेट, बर्थ पूछ लिया गया था, तो इनका ध्यान रखिएगा 31 मई 1725 चोंडीग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। इनके शासनकाल की बात करें तो एक एग्जाम में शासनकाल भी पूछा जा चुका है। 1767 से लेके 1795 तक इनका शासनकाल रहा है देवी अहिल्याबाई जी का। रानी दुर्गावती ने किस संत से दीक्षा ली थी? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा संत विठल दास या विठल नाथ। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो। रानी दुर्गावती रिसीव्ड इनिशिएशन फ्रॉम आचार्य विठल नाथ, also spelled as विठल नाथ ऑफ द वल्लभ कम्युनिटी। वल्लभ कम्युनिटी जिसे हम पुष्टि मार्ग के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खपड़ी पानी पहाड़ी मुख्य रूप से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज, डोलोमाइट, बॉक्साइट, सोना। तो ये जो खपड़ी पानी पहाड़ी है मेनली अनूपपुर में है। अनूपपुर में ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। इसके अलावा अमरकंटक, पशमाना, दादर, देवसानी पहाड़ी और खपड़ी पानी ये सभी बॉक्साइट के क्षेत्र है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। खपड़ी पानी पहाड़ी क्षेत्र, बॉक्साइट के लिए अनूपपुर। इसके अलावा जो भी मध्य प्रदेश में माइंस है मैं आपको ओरली बता देता हूँ, आप रिवाइज कर लीजिएगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए, MPPSC प्री 2026 के लिए। कॉपर की बात कर लेते हैं, तांबा। ठीक है, तो मलाजखंड नोट करते जाइए आप। मलाजखंड, शीतलपानी, गिरधरी, धोरली, जट्टा, गड़ा डोंगरी किस जिले में? बालाघाट। ठीक है, फिर मैंगनीज की देख लेते हैं। मैंगनीज बालाघाट और छिंदवाड़ा मेनली। बालाघाट में बात करें तो भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, मीरकपुर हो चुका है PYQ। भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, मीरकपुर। और जो मलाजखंड है वो भी मल्टीपल टाइम पूछी जा चुकी है कॉपर की। ठीक है, मैंगनीज की आपकी भरवेली, तिरोड़ी, रमरमा, मीरकपुर किस जिले में? बालाघाट जिले में। छिंदवाड़ा जिले में बात करें तो काचीधाना, गोबरी, बड़ोना, तो ये दोनों माइंस है आपकी छिंदवाड़ा जिले में। गोल्ड की माइंस देख लेते हैं, गोल्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गोल्ड की माइंस की बात करें तो सीधी जिले में मझोली, सीधी जिले में। फिर गुरहार पहाड़ी सिंगरौली में है। निम्बुआ, चक्रिया ये भी सिंगरौली में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है गोल्ड की माइंस। देन इसके बाद डायमंड के देख लेते हैं। हीरा, तो बक्सवाहा, अंगोरा, बुडेर या बडेर भी बोलते इसे, हिनोती, मजगवा ये सभी माइंस हैं डायमंड की। देन इसके बाद बॉक्साइट के देख लेते हैं। अमरकंटक में तो ये सभी आपने देख लिए, अमरकंटक, पशमाना, दादर, खपड़ी पानी, देवसानी पहाड़ी ये सभी बॉक्साइट के अनूपपुर जिले में। बालाघाट में भी कुछ है और बालाघाट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेहर पठार, अब इसमें थोड़ा डाउट है बेहर पठार में। एक्चुअली MPPSC ने जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन में इसका आंसर बेहर पठार को बॉक्साइट से बताया, और जबकि MPPSC प्री 2025 के पेपर में बेहर पठार को तांबे से बताया। तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है मैच करने के लिए दे रहा है तो ध्यान से मैच कीजिएगा, क्योंकि आयोग ने बेहर पठार को बॉक्साइट का भी क्षेत्र बताया और एक तांबे का भी क्षेत्र बताया, दो अलग अलग एग्जाम में। तो इसे हम बॉक्साइट का भी मान रहे। बेहर पठार बालाघाट का, मुंडी दादर
ये हो चुका है PYQ। मुंडी दादर ये भी बॉक्साइट का है, ठीक है। तो ये 2 ध्यान रखिएगा, बालाघाट जिले के। फिर इसके अलावा कोयले के काफ़ी सारे क्षेत्र पूछे गए हैं। कोल, तो कोयले की बात करें तो सोहागपुर शहडोल में, ठीक है। सोहागपुर शहडोल। फिर आपके सिंगरौली में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो गोरबी, जयंत, झिंगुरदा। ध्यान रखिएगा, शहडोल में सोहागपुर, सिंगरौली में है गोरबी, जयंत, झिंगुरदा। उमरिया की बात करें तो उमरिया में है आपका कोरार और बिरसिंहपुर, ठीक है। तो ये 3 आप याद रखिए, शहडोल में सोहागपुर, सिंगरौली में गोरबी, जयंत, झिंगुरदा। उमरिया की बात करें तो कोरार और बिरसिंहपुर, ये 2 क्षेत्र है। अब इसमें छिंदवाड़ा और एक नाम याद रखिए, छिंदवाड़ा में काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, जिसमें चिकली, बरकुही, इकलेहरा और आपका ये मेनली आप याद रखिए 3 क्षेत्र। हिंगन देवी पूछा गया है, हिंगन देवी। छिंदवाड़ा कोयले के लिए फेमस है, ठीक है। तो मेनली सभी हमने कवर कर लिए। एक छतरपुर का क्षेत्र है ग्रेनाइट के लिए, ग्रेनाइट उसका नाम है गड़ी मलहरा, ये भी याद रखिएगा। देखिए, खनिज से फिर से क्वेश्चन आ गए। मध्य प्रदेश में मैंगनीज की पेटी है, बालाघाट, छिंदवाड़ा। अयस्क कौन कौन से, मैंगनीज अयस्क कहाँ कहाँ मिलते हैं, छिंदवाड़ा में काचेदाना, गोबरी, और बालाघाट में भरवली, तिरोड़ी, रमरमा, मीरकपुर। ये हो चुका है PYQ। देखिए, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो यहाँ आप ऑप्शन देखोगे तो आपको अनूपपुर नहीं देखने मिलेगा, यहाँ मिल रहा है आपको शहडोल। यहाँ शहडोल क्यों दिया गया है, क्योंकि अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र अनूपपुर में है। अनूपपुर 2003 में बना था, 2003 में अनूपपुर बना था आपका, बुरहानपुर बना था, अशोकनगर बना था। इसलिए यहाँ आपको ऑप्शन देखने नहीं मिल रहा है। हो सकता है क्वेश्चन पहले फ्रेम किया हो, ठीक है, वही डेटा को यूज़ करते हुए, या फिर अभी फ्रेम किया हो बट वो ओल्ड डेटा लिया हो, तो उसमें उस समय अनूपपुर नहीं था। तो इसके अनुसार हम क्वेश्चन में जाएंगे, तो शहडोल इसका आंसर हो जाएगा, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। प्रेजेंट में यदि पूछा जाए, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट अनूपपुर के चचई में 1965 में इस्टेब्लिश हुआ था। फर्स्ट यूनिट ऑपरेशनल हुई थी 1977 में। पानी कहाँ से मिलता है, तो सोन रिवर से इसको पानी मिलता है, जल स्रोत है इसका सोन रिवर। कोयला कहाँ से मिलता है, तो सोहागपुर कोल फील्ड से, सोहागपुर कोल फील्ड, जिसकी हमने चर्चा रिसेंटली की है, ठीक है। और लोकेशन अनूपपुर चचई। अब विवेक का इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखिएगा, जैसे किसी का आंसर बुरहानपुर है बट वहाँ बुरहानपुर न देकर खंडवा दिया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो 2003 से पहले वाला डेटा उसने यूज़ किया हो क्वेश्चन फ्रेमिंग में। नियरेस्ट ऑप्शन पे हमें जाना होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है, और ये भी क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है। पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र है बैतूल जिले में। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र है, ये किस थर्मल पावर प्लांट को कोल सप्लाई करता है, तो सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट को, ठीक है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ लोकेटेड है, तो यह है बैतूल जिले में। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट किन 2 स्टेट के मध्य विद्युत परियोजना है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, यूपी लिख दिया मैंने, राजस्थान, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट, लोकेटेड है बैतूल जिले में। कोल सप्लाई होता है पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र बैतूल से।
ठीक है, और तवा नदी से इससे जल प्राप्त होता है, तवा रिवर। यहाँ कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं? यदि सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट संयुक्त परियोजना किसके साथ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो यह आप कंफ्यूज हो सकते हो महाराष्ट्र से। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य संयुक्त परियोजना है सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट। एमपी प्लस राजस्थान। कैपेसिटी की बात करें तो 1330 मेगावाट। अब देखिए, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। फर्स्ट कौन सा था मध्य प्रदेश में? 1953 में बनता है चांदनी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? नेपानगर, बुरहानपुर में। सेकंड विंध्याचल, ये भी इंपॉर्टेंट है, थर्मल पावर प्लांट। कहाँ लोकेटेड है? सिंगरौली में। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 4760 मेगावाट। एनटीपीसी द्वारा संचालित है और इसमें फर्स्ट जो फेज था उसमें रूस की इसमें सहायता मिली थी, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। फिर आपका कुछ मैं बता देता हूँ ओरली, आप सुन लीजिए। सतपुड़ा तो हमने देख लिया। फिर संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट 2014 में इसकी स्थापना होती है और इसकी जो कैपेसिटी है संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की 2520 मेगावाट। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र का है चचाई, अनूपपुर में। और एक आपका देखिए, एक एग्ज़ाम में क्या गेम किया था एमपीपीएससी ने, आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा। झाबुआ थर्मल पावर प्लांट, झाबुआ थर्मल पावर प्लांट, ये झाबुआ में नहीं है, ये है आपका सिवनी जिले में। सिवनी घनसोर में है, सिवनी जिले के घनसोर में। 600 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। फिर बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर में और संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट बीरसिंहपुर उमरिया में। और दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट आपका खंडवा में। तो ये सभी नाम आप याद रखिएगा। दो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या घनत्व है 236। सेंसस मैंने कवर करा है, सेपरेट वीडियो में कवर आप उसे भी देखिएगा। तो इंडिया की बात करें तो 382 जनसंख्या घनत्व। यदि भारत का पूछ लिया जाए तो 382 है, मध्य प्रदेश का 236 है। ट्राइब्स का पूछ लिया जाए मध्य प्रदेश में तो 50 है। टॉप जिलों की बात कर ली जाए तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भोपाल, इंदौर, जबलपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना। ये सब PYQ हो चुके हैं, PYQ। भारत के प्रथम व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को एक मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। यहाँ से आप देख सकते हो। नोबेल प्राइज, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी आने की संभावना है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला से इनका संबंध है। कंप्लीट लिस्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में ब्रुनको, रामस्टेल, साकागुची, पेरिफेरल इम्यून सिस्टम के लिए। भौतिकी फिजिक्स की बात करें तो क्लार्क, डेवेरोट, मार्टिनस, क्वांटम टनलिंग के लिए। केमिस्ट्री की बात करें तो कितागावा, रॉबसन, यागी, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। पीस का, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला से इनका संबंध है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो मोकिर, अगियन हॉविट। और साहित्य की बात करें तो हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, लास्लो क्राउजन होरकाई, जो भी रिसेंट एग्ज़ाम हुई है आपकी, आई थिंक 22 मार्च वाली है क्या, ध्यान 22 मार्च में हुई थी। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज़ सभी इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्ज़ाम के लिए। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2025 की पदक तालिका में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम था भाई। मेडल्स कितने मिले? हो सकता है मेडल से क्वेश्चन बन जाए। टोटल मेडल से मध्य प्रदेश के 18, जिसमें से 10 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। 10, 3, 5। दैन इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद ओडिशा आता है, फिर केरल आता है, फिर यूपी आता है। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट में फर्स्ट है, यदि बीच गेम पूछ लिया जाए, बीच गेम्स में मध्य प्रदेश 4th रैंक पर रहा था। फर्स्ट पे था कर्नाटक, 4th पे मध्य प्रदेश। टोटल 5 मेडल जीते थे, 3 + 1 + 1, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 रजत। ठीक है, फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके आने की कम संभावना है क्योंकि मध्य प्रदेश का इसमें 10वां स्थान था, 10th। मेडल जीते थे 32। राष्ट्रीय खेल 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि आपके उत्तराखंड में हुए थे 2025, यहाँ से पूछ सकता है मध्य प्रदेश का रैंक कौन सा था, 4th। ठीक है, जो पदक तालिका इसमें मध्य प्रदेश का रैंक 4th था। यदि हम सर्विसेज को हटा दें, सर्विसेज फर्स्ट रैंक पे था, तो यदि सर्विसेज को हटा दें तो मध्य प्रदेश का रैंक हो जाएगा 3rd। सर्विसेज के बाद महाराष्ट्र, देन हरियाणा, देन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईटीआई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से देश के युवाओं को विश्व की कौशल मांगों से जोड़ने का योजना है पीएम सेतु। पीएम सेतु के बारे में यहाँ मैंने डिटेल से दे दिया गया है, आप इसे पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। पीएम सेतु देखिए, ये है आपका इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में मेंशन, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 सेपरेटली मैंने कवर कराया है, आप कवर कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा प्रबंधन में सुधार के लिए प्रारंभ किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है संजय ऐप। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐप्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। शालिनी ऐप, शालिनी किस लिए है, तो जनजातीय योजना की जानकारी के लिए शालिनी ऐप लॉन्च किया गया था। फिर समर्थ पोर्टल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 के लिए। समर्थ पोर्टल विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदायों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्थ पोर्टल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शालिनी ऐप जनजातीय योजनाओं की जानकारी के लिए और समर्थ ऐप विमुक्त घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जनजाति समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। फिर इसके बाद संजय ऐप तो आपने देख लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है पीडब्ल्यूडी द्वारा। फिर इसके बाद परख, ये भी इंपॉर्टेंट है, परख ऐप जनजातीय क्षेत्र में जो विभागीय गतिविधियों की मैदानी स्तर पर समीक्षा के लिए परख ऐप लॉन्च किया गया था। फिर संपदा 2.0 अवार्ड भी जीत चुका है। संपदा 2.0 पोर्टल वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया था ई रजिस्ट्री के लिए। संपदा 2.0 पोर्टल 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में इसने गोल्ड या स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है। संपदा 2.0 पोर्टल ने। ठीक है, और काफ़ी सारे पोर्टल है। एमपी फार्म गेट भी लॉन्च हुआ है जिसका आपको इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन मिलेगा। और अग्रदूत पोर्टल है, उपाय पोर्टल, और सड़क सुरक्षा ऐप भी है क्या, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। गज रक्षक ऐप है आपका। लोकपथ ऐप है, लोकपथ भी पूछा जा चुका है। लोकपथ सड़क संबंधित समस्याओं के लिए लोकपथ ऐप। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? धूपगढ़ 1350 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तो धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो भी धूपगढ़। मालवा श्रेणी नहीं,
मेकल श्रेणी भी नहीं, रीवा पन्ना पठार नहीं, बचा महादेव श्रेणी। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, आइए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो मैप तो इतना अच्छे से नहीं बना है। ये मान लीजिए सतपुड़ा रेंज है, तो इसका जो पश्चिम भाग है वो राजपीपला है। ठीक है, बुरहानपुर दर्रे तक। फिर बुरहानपुर दर्रे से लेके आपको नेक्स्ट जो मिलेगा वो आपका हो जाएगा महादेव पर्वत, और फिर पूर्वी भाग हो जाता है मेकल पर्वत, मेकाल। ये हो जाएगा आपका महादेव श्रेणी, और जो पूर्वी पश्चिम भाग है वो राजपीपला। यदि राजपीपला का हाईएस्ट पीक पूछ लिया जाए तो चूलगिरी पर्वत 12-15 मीटर, बड़वानी जिला। महादेव श्रेणी का हाईएस्ट धूपगढ़ 1350 मीटर। ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा। और मेकल पर्वत का पूछा है जाए मध्य प्रदेश में तो अमरकंटक पीक लगभग 1076 मीटर। ओवरऑल पूछ लिया जाए मेकल श्रेणी में तो एक बदरगढ़ पीक पड़ती है छत्तीसगढ़ में, उसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 1176 मीटर। यदि मध्य प्रदेश में मेकल श्रेणी का सर्वोच्च शिखर पूछ लिया जाए तो अमरकंटक पीक 1076 मीटर। ठीक, तो ये सभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भी अंदर जाके डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है एमपीपीएससी, तो कुछ मैं बता देता हूँ। जो राजपीपला श्रेणी हमने देखी थी पश्चिमी सतपुड़ा, इसके अंतर्गत अखरानी पहाड़ी आती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बड़वानी पहाड़ी आती है, बीजागढ़ की पहाड़ी आती है, ग्वालीगढ़ हिल्स आता है, असरगढ़ हिल्स आता है। फिर ये हो जाएगा आपका राजपीपला में। सेकंड है आपका महादेव मध्य सतपुड़ा, इसमें धूपगढ़, चौरागढ़, पचमढ़ी, नंदीगढ़, कालीभीत है आपका बैतूल में। फिर जो तीसरा पार्ट था इसका मेकल श्रेणी में मेनली अमरकंटक की चोटी, और इसमें बेहर पठार आपको देखने मिलेगा, किरार वैली, अचानक मार्ग, ये सभी मेकल श्रेणी के अंतर्गत आपको मिलेगा। ठीक है, विंध्यन श्रेणी भी हम डिस्कस कर लेगा। चलिए आपको विंध्यन श्रेणी से किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो विंध्यन रेंज है मेनली 3 भागों में बांटी जाती है। विंध्यांचल, पश्चिमी भाग, मध्य भाग भांडेर, और जो पूर्वी भाग है कैमूर। ठीक है, जो पश्चिम भाग है इसके अंतर्गत आपको मांडू देखने मिलेगा, अशरफी पहाड़ी जहाँ पे अशरफी महल भी है, वांचू पॉइंट है, जानापाव, काकराबर्डी, सलकनपुर और भीमबेटका रायसेन में। ठीक है, तो ये विंध्यांचल पर्वत श्रेणी का पश्चिम भाग विंध्यांचल कहलाता है। मध्य भाग भांडेर, और इसकी जो हाईएस्ट पीक गुडविल चोटी, 752 मीटर। जिला पूछ लिया जाए तो जिला दमोह। कैमूर पहाड़ी की बात करी जाए तो इसमें त्रिकुटा पर्वत मेहर में, गिद्धराज पर्वत मेहर में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल विंध्यन रेंज की हाईएस्ट पीक पूछ ली जाए तो कौन सी हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। देखिए, एक एग्जाम में मैंने ये भी देखा था क्वेश्चन, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अप्रॉक्स विंध्यन रेंज की टोटल लेंथ कितनी है, एक एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। विंध्यन रेंज की अप्रॉक्स लेंथ पूछ ली गई थी। ऑप्शन इस प्रकार से फ्रेम किए गए थे, 1000 से 1200 किलोमीटर, 1200 से लेके 1400 किलोमीटर, 800 से लेके 950 किलोमीटर, 1400 से लेके 1600 किलोमीटर। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आने वाले क्वेश्चन में मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, सतपुड़ा की लेंथ बता देता हूं मैं।
सतपुड़ा की लेंथ है अप्रॉक्स 900 किलोमीटर। चलिए इसका भी आंसर आप जान ही लीजिए। जो विंध्यन रेंज है इसके जो लेंथ है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1000 से लेके 1200 किलोमीटर के मध्य। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है? ये हो चुका है PYQ। और ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है। टोंस नदी तमसा कुंड, ठीक है, टोंस तमसा, टोंस तमसा, ये PYQ हो चुका है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है उनका रिवीजन कर लेते हैं। नर्मदा, ओरली बता देता हूँ मैं इसके फैक्ट। नर्मदा 13-12 किलोमीटर टोटल लेंथ, 1077 मध्य प्रदेश में। ओरिजिन होता है अमरकंटक से, समापन खंबात की खाड़ी में। सहायक नदी पूछी जाती है तवा, शेर, शक्कर, हिरनी, बारना, हथनी, मान, कोटर, कारा, खुर्दी, कारजन, ये सभी रिवर है, सहायक रिवर है नर्मदा नदी की। अन्य नाम की बात करें तो शिवपुत्री, रेवा, नामोदास। ठीक है, फिर सेकंड चंबल की बात कर लेते हैं। चंबल, चंबल ओरिजिन कहाँ से होता है तो महू जानापाव पहाड़ी से। समापन यमुना नदी में इटावा के निकट। टोटल लेंथ 965 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर नर्मदा। सहायक नदी की बात करें तो बनास, पार्वती, काली सिंध, शिवना, शिप्रा, कुनो। अन्य नाम की बात करें तो कामधेनु, चरमावती, नित्यवाही। फिर इसके बाद यहाँ एक ऑप्शन में सोन रिवर है, सोन रिवर को ले लेते हैं। 780 किलोमीटर टोटल लेंथ है। ओरिजिन होता है सोन रिवर का अमरकंटक से, सोनमुड़ा से, अनूपपुर जिला। समापन होता है गंगा रिवर में। ठीक है, सोन रिवर का समापन होता है गंगा रिवर में, पटना के निकट। सहायक नदी की बात करें तो जोहिल्ला, रिहंद, गोपद, कोयल, कन्हेर। और इसे प्राचीन रूप से नंद रिवर या नद रिवर के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बाद ताप्ती रिवर को रिवाइज कर लेते हैं। ताप्ती रिवर 724 किलोमीटर टोटल लेंथ हो चुका है PYQ। ओरिजिन मुल्ताई बैतूल से, खंबात की खाड़ी में अंत होता है। सहायक रिवर PYQ हो चुका है। गिरना, बोरी, पांजरा, अमरावती, अरुणावती, पूर्णा और शिवा, जो पूर्णा है वो PYQ हो चुका है। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिवर है बेतवा रिवर, बिना, दसान, जामिनी, सहायक रिवर है। और ओरिजिन कहाँ से होता है रायसेन, कुमरा गांव। फिर माही रिवर धार से ओरिजिन होता है। सोम, चाप, अनास, जाखम, मोरेन, ये माही की सहायक नदी है। बेतवा की कौन कौन सी है? बिना, दसान, जामिनी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिना रिवर से। ठीक है, तो ये सभी मेन रिवर रही थी। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर और छूट रही है, वो भी आपको मैं कवर करा देता हूँ। एक आपकी जो रिवर है बेन गंगा, साउथ में फ्लो होती है, साउथ डायरेक्शन में। ओरिजिन होता है सिवनी जिले से। और सहायक नदी पूछी जा चुकी है पेंच, वर्धा, कानन, प्राणहिता। ठीक है, एक नदी है आपकी सिंध, इसे भी जान लीजिए। ओरिजिन विदिशा से। यमुना में मिल जाती है। सहायक रिवर इसकी ध्यान रखिएगा, क्वारी, महुहर, पाहुत, चौपान। क्वारी, महुहर, पाहुत, चौपान। क्वारी, महुहर, पाहुत, चौपान। फिर केन रिवर को भी हम क्यों छोड़ दें? केन रिवर कैमूर हिल, कटनी से ओरिजिन होता है। केन रिवर कैमूर हिल, कटनी से ओरिजिन होता है। सहायक नदी उर्मिल, चंद्रावल, मिडसन, सोनार, गुदेन। और कोई इंपॉर्टेंट रिवर छूट रही है क्या? हाँ, दो छूट रही है। एक तमसा, टोंस रिवर, जो कि क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है। तो टोंस रिवर ओरिजिन होता है मेहर से, अंत होता है गंगा रिवर में। सहायक नदी बीहड़, महान, बेलन। और एक आपकी शिप्रा रिवर, लास्ट शिप्रा, शिप्रा। काकराबर्डी इंदौर से ओरिजिन। खान गंभीर, सरस्वती, सहायक रिवर, अंत होता है चंबल रिवर में।
मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है अवनालिका अपरदन। अब थोड़ा फास्ट करते हैं। माही परियोजना से किन जिलों में सिंचाई और जल आपूर्ति होती है? तो माही रिवर धार से ओरिजिन होता है, तो धार को तो पानी मिलेगा ही, सिंचाई सुविधा मिलेगी। धार इसमें नहीं है, धार इसमें नहीं है, धार इसमें नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जितने भी सिंचाई परियोजनाएं मध्य प्रदेश में आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर ही लेते हैं। देखिए, नर्मदा रिवर पर है आपकी इंदिरा सागर परियोजना, नर्मदा रिवर पर। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर ये आपके चंबल रिवर पर। सरदार सरोवर नर्मदा पे है, ठीक है। और जो सरदार सरोवर डैम है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, सरदार सरोवर डैम। और ये क्वेश्चन हो चुका है PYQ 4 स्टेट की संयुक्त परियोजना है जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। फिर बाणसागर परियोजना सोन रिवर पर है और ये मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार तीनों की संयुक्त परियोजना है, बाणसागर परियोजना, ठीक है। शहडोल के देवलोन नामक स्थान पर यह परियोजना है। फिर ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिला। सम्राट अशोक सागर ये आपको विदिशा जिले में देखने मिलेगी, बेतवा की सहायक जो नदी है हलाली, उस पर, इसे हलाली डैम भी कहते हैं। सम्राट अशोक सागर परियोजना, ठीक है। फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ आपको मैं। अवंतीबाई परियोजना ये आपकी बरगी बांध भी कहते हैं, इसे बरगी डैम भी कहते हैं, जबलपुर में है। और राजघाट परियोजना PY की हो चुकी है, राजघाट परियोजना बेतवा रिवर। अटल सागर सिंध रिवर ये भी PYQ, इसे मनीखेड़ा डैम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप मेनली ध्यान रखिए। ऐसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आए इससे, बट वीडियो की लेंथ काफ़ी हो रही है। बाणसागर परियोजना किस नदी पे है? लीजिए क्वेश्चन आ गया है, सोन रिवर। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार की संयुक्त परियोजना है, लोकेटेड है देवलोन शहडोल में। वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान स्थिर मूल्यों पर मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर क्या थी? इकोनॉमिक सर्वे में मैंने कवर कराया है 6.05%। चालू कीमतों पर पूछ लिया जाए तो वो भी मैंने इकोनॉमिक सर्वे में कराया है 11.05%। मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वास्तविक कीमतों पर कितना है और मार्केट प्राइस पर कितना है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो लगभग 15 लाख करोड़ चालू कीमतों पर और लगभग 7 लाख करोड़ कांस्टेंट प्राइस पर या नॉमिनल प्राइस पर या वास्तविक प्राइस पर, स्थिर मूल्यों पर, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, ठीक है। एज कंपेयर टू 2023-24 कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो स्थिर कीमतों पर 6.05%, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और मार्केट प्राइस पर या चालू कीमतों पर पूछ लिया जाए तो 11% के समथिंग हो सकता है आने वाली एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाए। मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय कितनी है चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर? कमेंट बॉक्स में हर व्यक्ति बताएगा, ठीक है। आपकी कितनी तैयारी हुई है कमेंट बॉक्स से पता चलेगी। कमेंट बॉक्स में आप जो जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर आप बताइएगा जरूर। 2024-25 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों का विस्तार हुआ है? तो इकोनॉमिक सर्वे में आप देखिएगा, इसमें आपको आई थिंक टर्शरी सेक्टर देखने मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर में कमी हुई है, सेकेंडरी सेक्टर में भी आई थिंक कमी हुई है और केवल तृतीय क्षेत्र में वृद्धि दिखाई देती है। विस्तार पूछा गया है तो इसमें कोई भी ऑप्शन मुझे करेक्ट नहीं लग रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे एक बार हम देख लेते हैं। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर यहाँ पे मेंशन है, याद दे सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए प्राथमिक क्षेत्र में भी
जीडीपी में डिक्लाइन देखा गया है और आपका सेकेंडरी सेक्टर में भी डिक्लाइन देखने मिलता है। तृतीय क्षेत्र में विस्तार हुआ है केवल। अब क्वेश्चन में आप देखोगे तो ऐसा ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। इकोनॉमिक सर्वे ये है आपके समक्ष, या मैंने एरो भी मेंशन कर दिया है। या आप देखोगे प्राथमिक क्षेत्र डिक्लाइन हुआ है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सेकेंडरी सेक्टर एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर डिक्लाइन देखने मिलता है आपको। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में विस्तार देखने मिलता है। ठीक है, तो इसका तो आंसर यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे ही हमने देखा है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं कि 2024-25 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों का विस्तार हुआ है, तो केवल टर्शियरी सेक्टर। बाकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिक्लाइन देखने मिला है, टर्शियरी सेक्टर में इंक्रीज। यहाँ केवल द्वितीय ने देना चाहिए था, केवल तृतीय देना चाहिए था। रानी दुर्गावती मिलेट प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए फसल क्षेत्र का विवरण किस पोर्टल पर दर्ज किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन कहाँ से लाता है एमपीपीएससी। इकोनॉमिक सर्वे देखिए 2024-25 का, आपको उसमें मेंशन मिलेगा सारा पोर्टल का। ठीक है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक सर्वे। और मैंने जो वीडियो अपलोड किया है लगभग 100-200 व्यूज़ हो गए उस पर। इतना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे। बट जो सीरियस लोग हैं उन्होंने ही देखा है इकोनॉमिक सर्वे, और उन्हीं को फ़ायदा होगा और उन्हीं का सिलेक्शन होगा प्री मेंस इंटरव्यू में। ठीक है, तो बाकी आप लोग भी देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है इकोनॉमिक सर्वे। सारा पोर्टल की हमने वहाँ चर्चा की थी, यहाँ से आप देख सकते हो। सारा का फुल फॉर्म है स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का विकास किस संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें दो आंसर हो जाएंगे। फिर से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहाँ से आप पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, इसे आप छोड़ दीजिए या फिर सर्च कर लीजिएगा। एसडीजी इंडेक्स भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में मध्य प्रदेश की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो काफ़ी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्या मध्य प्रदेश परफॉर्मर में आता है क्या? नहीं, 2023-24 के रिपोर्ट में हम परफॉर्मर नहीं है। क्या फ्रंट रनर में आते हैं, तो यस सर फ्रंट रनर में आते हैं। अचीवर नहीं, एस्पिरेंट नहीं। यहाँ से आप देख लीजिए कैटेगरी क्या होता है। जिसका स्कोर 0 से लेकर 49 है वो एस्पिरेंट कहलाते हैं, 50 से लेकर 64 परफॉर्मर, 65 से लेकर 99 फ्रंट रनर और अचीवर 100। तो मध्य प्रदेश का स्कोर कितना है 2023-24 की रिपोर्ट में 67, इसीलिए हम फ्रंट रनर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये डेवलपमेंट आप देख सकते हो। फर्स्ट रिपोर्ट 2018 में 52 था, फिर 58 हुआ, फिर 62 और फिर 67। भारत का समग्र स्कोर है 71। बार्ली नृत्य किस जनजाति का विवाह नृत्य है। बार्ली नृत्य जो मैं खोज पाया हूँ, मेरा आंसर होगा इसमें भील और भिलाला जनजाति। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। राज्य के जनजातीय सेनानी श्री टंट्या भील का बलिदान दिवस किस वर्ष में हुआ था। टंट्या भील, इनके अलावा भीमा नायक, ख्वाजा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, इनके भी शहीद दिवस। दुर्गावती, रानी दुर्गावती, अवंतीबाई। ठीक है, दुर्गावती है आपके अकबर के समकालीन। रानी अवंतीबाई 1857 में इनका अहम योगदान रहा था, तो इनकी भी डेट आपको पता होनी चाहिए। टंट्या भील बलिदान दिवस 4 दिसंबर 1889। पूरी आपको कहानी पता होगी कैसे छल से इन्हें पकड़ा गया था जब ये रक्षाबंधन के दिन अपने बहन से मिलने आए थे। टंट्या भील बलिदान दिवस 4 दिसंबर 1889। ठीक है, बाकी के भी बलिदान दिवस देख लीजिएगा। आप सोच रहे होगे सर कहाँ मेहनत करा रहे हैं, बता दीजिए आप ही। ठीक है, थोड़ा होमवर्क आप भी कर लीजिएगा। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको। तो भीमा नायक, हो सकता है कि भीमा नायक इनका शहीद दिवस और डेट पूछ ली जाए। तो भीमा नायक, एक मिनट रुकिए, भीमा नायक 29 एक, अब सब साफ करना होगा, 29 दिसंबर
1867। ख्वाजा नायक, ख्वाजा नायक 11 अप्रैल 1858, बैटल ऑफ अम्बापानी, इसमें शहीद हो गए थे। शंकर शाह रघुनाथ शाह की बात करी जाए तो इनका जो शहीद दिवस है 18 सितंबर और शहीद कब हुए थे 1857 में, शंकर शाह रघुनाथ शाह। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको, 18 सितंबर 1857 शंकर शाह रघुनाथ शाह, 11 अप्रैल 1858 ख्वाजा नायक, 4 दिसंबर 1889 टंट्याबिल, 29 दिसंबर 1876 भीमा नायक। ठीक है, इन्हें काला पानी की सजा सुना दी गई थी, भीमा नायक। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान भोपाल की स्थापना कहाँ की गई थी? इसमें भी आयोग ने थोड़ा सा गेम किया है। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पे अभी? तो यह है आपकी प्रेजेंट में भोपाल में, बट इनिशियली यह स्थापित हुई थी 1954 में छिंदवाड़ा में, लेटर ऑन 1965 में इसे भोपाल स्थानांतरित करा दिया गया था। अच्छा, तो इसका आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। ध्यान रखिएगा, स्थापना कहाँ की गई थी पूछ रहा है क्वेश्चन में। गढ़ा का गौण राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरियर एल्विन, विजय चौरसिया, टीवी कट्टमनी? नहीं, बचे केवल डॉक्टर सुरेश मिश्र। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट ट्राइबल लिटरेचर, द कमार, द कमार, एस.सी. दुबे, ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी अ प्लानिंग पर्सपेक्टिव, पीवाईक्यू, अजीत रायजादा, अजीत रायजादा। कौन सी बुक? द ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी अ प्लानिंग पर्सपेक्टिव। रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया, आर.सी. मजूमदार। फिर पीवाईक्यू फिर से ये वाली जो बुक जो मैं बताने वाला हूँ, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, हीरालाल एंड रसेल, ये भी हो चुका है पीवाईक्यू। गढ़ा का गौण राज्य हमने देख लिया, डॉक्टर सुरेश मिश्र, जो डॉक्टर सुरेश मिश्र है। हो सकता है कि इनकी दूसरी बुक पूछ ली जाए। कौन सी बुक है इनकी दूसरी? प्रकृति पुत्र बेगा, प्रकृति पुत्र बेगा। ठीक है, इनकी सेकंड बुक है। फिर आपकी एक और पीवाईक्यू बता देता हूँ आपको मैं, और ये जो बुक है वो 2 बार पूछी गई है पीवाईक्यू में, 2 बार। पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबॉर्जिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, स्टीफन हिस्लॉप, स्टीफन हिस्लॉप। ठीक है, ये वाली इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबॉर्जिनल, पेपर्स रिलेटिंग टू दी एबॉर्जिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, स्टीफन हिस्लॉप। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ट्राइब्स ऑफ इंडिया 1950 में लिखी थी ठक्कर बापा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। फिर आपकी ट्राइबल इकोनॉमी, ये है दयाशंकर नाग की। फिर एक और बुक याद आ रही है, कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये है बुक आपकी वॉल्टर जी ग्रिफिथ की, कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। और फिर वेरियर एल्विन की तो आपको काफ़ी सारी बुक्स पता होगी, और यहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जैसे द बेगा, द अगरिया, मुडिया एंड देयर गोटूल्स, ये सभी वेरियर एल्विन की है। टीबी नायक की भी बुक पूछी गई है एक एग्जाम में, टीबी नायक। इनकी जो बुक है उसमें द भील अ स्टडी, द सहरिया मोनोग्राफ। ठीक है, द सहरिया मोनोग्राफ, ये ध्यान रखिएगा, टीबी नायक की है।
और ये भी PYQ हो चुकी है। जनजातीय समुदायों के हित में संलग्न संस्थान व्यक्ति को प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किए जाने वाले सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मान नहीं है? तो रानी दुर्गावती सम्मान भी है, ठक्कर बापा सम्मान भी है, बादल भोई सम्मान भी है, वीर नारायण सम्मान भी है। तो फिर इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर होगा वीर नारायण सम्मान, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का नहीं है, यहाँ प्रदेश शासन पूछा गया है, ये है छत्तीसगढ़ का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो सम्मान है वो ट्राइब से संबंधित है, जनजाति समुदाय के हित में जो लोग या संस्थाएं संलग्न है उनको दिए जाते हैं, बट इसमें से मध्य प्रदेश का नहीं है, तो वो है वीर नारायण सिंह सम्मान, ये है छत्तीसगढ़ का। प्रदेश शासन बोला गया है ऑप्शन में, ध्यान रखिएगा, और नहीं पूछा गया है। संस्कृत काव्य ग्रंथ रस रत्नमाला की रचना किसने की? और ये इतने बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन। संग्राम शाह, जिन्होंने संग्राम सागर झील का निर्माण कराया, बाजना मठ का निर्माण कराया, सिंगोरगढ़ चौरागढ़ फोर्ट का निर्माण कराया। चौरागढ़ सिंगोरगढ़, सिंगोरगढ़ दमोह। चौरागढ़ फोर्ट कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ठीक है। चौरागढ़ पीक की हमने चर्चा की थी, जो कि मध्य सतपुड़ा का भाग है। देखिए ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो सकता है आने वाली एग्जाम में। 23 नवंबर 1857 में खेरी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और अवंतीबाई के मध्य। The Battle of Kheri in 1857 was a significant early victory in the Indian Rebellion where रानी अवंतीबाई लोधी of रामगढ़ defeated British force। रानी अवंतीबाई लोधी ने ब्रिटिश फोर्स को हराया था इस युद्ध में। खेरी का युद्ध 23 नवंबर 1857। स्टार मार्क कर लीजिए, जितने स्टार लगाना उतने लगा लीजिए। हो सकता है ये डेट पूछ ली जाए, खेरी का युद्ध कब हुआ था? 23 नवंबर 1857। बोरास कांड का संबंध मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के किस घटना से है? तो भोपाल का विलीनीकरण आंदोलन से संबंधित है बोरास कांड। कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1949 में। जानकारी यहाँ से हम देख लेते हैं। 14 जनवरी 1949 को भोपाल रियासत के रायसेन जिले के बोरास गांव नर्मदा तट पर में आयोजित विलीनीकरण आंदोलन के दौरान नवाब की पुलिस द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर चलाई गई गोलीबारी बोरास कांड कहलाती है। इस हत्याकांड में छोटेलाल, धन सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह शहीद हो गए थे। ये जो शहीद हुए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। छोटेलाल, धन सिंह, मंगल सिंह, विशाल सिंह, ठीक है। मध्य प्रदेश में आप बताइएगा, एक डेट बता रहा हूँ मैं। 14 जनवरी 1931 में छतरपुर में क्या घटना हुई थी? उनमें लीडर कौन थे, नेता कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कौन कौन शहीद हो गया था? सिंधिया और अंग्रेजों के बीच सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। यहाँ से आप पॉज करके देख लीजिए। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर था और सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी। उदाजी पवार का संबंध है धार राज्य से। अब यहाँ पे डिटेल दे दी गई है और ये PYQ मल्टीपल टाइम हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो का हम एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। हाइप करना है आपको तो हाइप भी आप कर सकते हो, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, ना ही पैसा लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। कमेंट बॉक्स में आप जितना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो उतना चैनल को बूस्ट मिलता है, एल्गोरिथम में आता है वो। इसी कारण से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि चैनल की रीच बढ़ सके, ठीक है। तो सभी को धन्यवाद।